मैं एक बार संजय कुमार जी के पास जाना चाहूँगा, फिर सारे प्रवक्ताओं के पास आऊँगा। संजय जी, इतना प्रॉब्लम चल रहा है नीतीश जी के बीच में, बिहार में, उसके बीच में वो टाइम स्पेंड करने आ गए हैं दिल्ली। आपको लगता है थर्ड फ्रंट वाकई कोई सार्थक चीज़ बना सकता है या एक पॉलिटिकल इंडल्जेंस है लोकसभा चुनाव से पहले? नीतीश कुमार जी जब से एनडीए से अलग हुए हैं एक संभावना की तलाश में तो हैं ही। और ये सितंबर में गए थे दिल्ली, बीच में चीजें ठहर सी गई। ये तो पहली बार आइस ब्रेक हुआ है जब राहुल जी की सदस्यता चली गई और उसके बाद इन लोगों ने जब संपर्क किया उद्धव ठाकरे जी से, स्टालिन से और नीतीश कुमार जी से। और नीतीश कुमार जी जाते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी से इनकी मुलाकातें होती है। बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इन्होंने बोला सबको पता है। लेकिन मूल चीज ये है कि नीतीश कुमार जी को क्या ये जिम्मेवारी दी जाएगी कि विपक्षी एकता को कैसे आप स्वरूप देंगे, उसकी पटकथा कैसे लिखी जाएगी, आकार वो कैसे लेगा। चूंकि बहुत सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका सीधे सीधे कांग्रेस के साथ उनका संघर्ष है। अब नीतीश कुमार जी इसमें कितना फिट बैठ पाएंगे या उस कोऑर्डिनेशन को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन हाँ, एक शुरुआत तो है कि जो कांग्रेस कल तक नीतीश कुमार जी को बहुत भाव नहीं दे रही थी, पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, अकेले तो मिल ही नहीं पाई थी सोनिया गांधी जी। बाद में ये लालू प्रसाद जी के साथ गए थे, तब इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन उस मुलाकात की भी कोई तस्वीर बाहर नहीं आई। वो मुलाकात कैसी थी? आज पहली बार आइस ब्रेक दिख रहा है कि कांग्रेस ने इनको तरजीह दिया है। वहां पर ये बैठे, जो इनका गेस्चर था, बॉडी लैंग्वेज बता रहा था, उसमें लग रहा था कि कांग्रेस ने कुछ इशारा किया है कि हाँ ठीक है, विपक्षी एकता का स्वरूप कैसा होगा, कैसे आप लोगों को जोड़ेंगे, चाहे वो स्टेट स्पेसिफिक पार्टियां हो या जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां जो आप है या और जो पार्टियां हैं उनको आप कैसे कनेक्ट करेंगे। तो नीतीश कुमार जी इस कोशिश के कितना सफल होंगे, नहीं सफल होंगे, जो आपके सवाल हैं कि क्या इसका कोई स्वरूप भी हो पाएगा या 2024 के लोकसभा के इर्द गिर्द ही ये चीजें ठहर जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी क्या लाइन लेती हैं, नवीन पटनायक जी क्या लाइन लेते हैं, केसीआर चंद्रशेखर राव आए थे बिहार में, उनका लाइन फिर बदल गया था। जो दक्षिण के कुछ राज्य हैं उनके नेता क्या लाइन लेते हैं। आज ही मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के एक नेता ने तो यहां तक कहा कि नहीं, कांग्रेस से दूरी हमारी बनी रहेगी। लेकिन अगर कोई समाजवादी पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति आता है तो निश्चित रूप से हम उनके साथ विपक्षी एकता की कवायद में शामिल होंगे। तो पहले तो जरा लाइन तो हम लोग देख लें कि क्या नीतीश कुमार जी अगर विपक्षी एकता के लिए फिर से एक पहल शुरू करेंगे जो बीच में ठहर गई थी, चाहे वो केसीआर का मंच हो तेलंगाना का या हरियाणा में देवीलाल जी के पुण्यतिथि का मंच हो। दोनों मंच पर कोई बहुत तो कुछ नहीं दिखा था, आज एक अच्छी शुरुआत दिख रही है। जिस बात को लालू हर बार इशारा कर रहे थे कि सारी क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के नीचे आना हो। जी पंकज जी, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, यही कारण है कि आज दोनों की बातचीत हो पाई, मिल पाए? नहीं होते डिस्क्वालीफाई, तेवर दूसरा होता? नहीं, मुझे लगता है कि जो दोनों का पोजीशन थोड़ा डाइल्यूट हुआ है उसकी अपनी अपनी वजह है और दोनों की अपनी परेशानियां हैं। एक तो अभी हाल फिलहाल में अमित शाह नवादा गए और जब उन्होंने ये कहा कि नीतीश जी के लिए अब दरवाजे बंद हैं, वहाँ पर जो सभा उमड़ी थी और उसमें लोगों ने जिस तरीके से तालियां बजाया, तो अमित शाह समझ चुके थे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मूड क्या है। तो क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उससे पहले मैं बिहार गया था तो बीजेपी के नेताओं में ही ये चर्चा थी कि क्या फिर हम लोग लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश जी के साथ आने वाले हैं। इस तरह का कन्फ्यूज़न था। अब देखिए, एक चीज़ बहुत साफ हो गया है कि नीतीश कुमार एनडीए में जाने वाले नहीं हैं, वो क्लियर कट दिख रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी को भी समझ में आ गया है कि विपक्ष को लामबंद करना कितना जरूरी है, गोलबंद कितना जरूरी है। पहली बार जब सितंबर में नीतीश कुमार गए थे तो उनको वो रिस्पांस इसलिए नहीं मिला था क्योंकि नीतीश कुमार 2017 में इसी महागठबंधन को छोड़ करके निकले थे और राहुल गांधी का उस समय रिएक्शन क्या था और बदले में नीतीश कुमार कहा क्या था
कि कांग्रेस के नेताओं से मिलना तक मुश्किल है। उस समय भी बड़ी मुश्किल होती थी और मेरी जानकारी में राहुल गांधी से उनकी अच्छी मुलाकात नहीं हो पाई थी। जब वो महागठबंधन से निकलने के फिराक में थे, वो मिलना चाह रहे थे, तो मुलाकात नहीं हो पाई थी। सवाल यही है, देखिए कार्तिकेय, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने पूरी राजनीति की जयप्रकाश नारायण के नाम पर, आप राम मनोहर लोहिया का नाम ले लीजिए या फिर कर्पूरी ठाकुर का नाम ले लीजिए, गैर कांग्रेसवाद की राजनीति में इनका लगभग पूरा जमाना बीता है और उसके बाद अपने राजनीति के अंतिम पारी में कह लीजिए वो फिर से वापस कांग्रेस के पास जा रहे हैं। जिस परिवारवाद और वंशवाद का विरोध अपने तमाम उम्र की राजनीति में ये करते रहे, अब उसी के साथ ये बैठ गए। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये पूरी कवायद अपना पॉलिटिकल रेलिवेंस ढूंढने की कोशिश है, क्योंकि देखिए 2010 का करिश्मा अब नीतीश कुमार में झलकता नहीं है। मुझे लगता है 2015 वाला भी जो करिश्मा था कि लालू प्रसाद और के साथ मिलकर के इन्होंने जो बीजेपी को पटकनी दी थी, वो करिश्मा मुझे दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि 2020 का जो चुनाव का परिणाम है वो इसका रिफ्लेक्शन है। अब सवाल ये उठता है कि एंटी बीजेपी स्टैंड तो इन्होंने ले लिया, पर इस पूरे मुहिम में नीतीश कुमार अपने रोल की तलाश कर रहे हैं। पहले कांग्रेस भाव नहीं दे रही थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है राहुल गांधी, उनकी सदस्यता चली गई, तो जाहिर तौर पर इस मौके को राहुल गांधी ने भी समझा और इसीलिए नजदीकियां बढ़ी। विजेश, राहुल गांधी ने बोला कि विचारधारा की लड़ाई, उसके बाद मैं अपने तमाम प्रवक्ताओं के पास आऊंगा, अनुपम जी भी जुड़ गए हैं। विचारधारा का गठबंधन नीतीश कुमार से हो सकता है? इतनी बार उन्होंने गोल पोस्ट बदला है। देखिए, विचारधारा से ज़्यादा मुझे लगता है अभी अस्तित्व की लड़ाई है, और अस्तित्व की लड़ाई है इसीलिए हम देख रहे हैं कि सारे लोग अपने अपनी पोजीशंस डाइल्यूट कर रहे हैं। सारे लोग, अब एक और फैक्टर हुआ जब राहुल गांधी की सदस्यता गई तो कई लोगों को एक झटके में लगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज ठीक 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ओपनली जब ये पार्लियामेंट सेशन चल रहा था उसमें अपनी ये कह रहे थे, साफ साफ कह रहे थे, डेरेक ओब्रायन और कि टीएमसी क्यों जाए कांग्रेस के साथ, आम आदमी पार्टी जाए क्यों कांग्रेस के साथ। राहुल गांधी की सदस्यता जाते ही सबके सुर एकदम से बदल गए। सबको लगा यदि राहुल गांधी टारगेट पे आ सकते हैं तो बाकी पार्टी और छोटे दलों का अस्तित्व बहुत मुश्किल है, और इसीलिए एकदम से आपने टर्न अराउंड देखा होगा। राहुल गांधी भी समझ गए कमोबेश की अकेली लड़ाई कांग्रेस के बस की बात नहीं है, और उन्हें क्षेत्रीय राजनीति और क्षेत्रीय पार्टियों के पास जाना ही पड़ेगा। एक थर्ड फ्रंट कहिए, फोर्थ फ्रंट कहिए, एक फ्रंट बनाना ही पड़ेगा। लेकिन इस फ्रंट में कार्तिकेय, जैसे हम लोग कई बार इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, इतने अंतर्विरोध हैं, इतने सारे अंतर्विरोध हैं कि क्या ये फ्रंट बन पाएगा, और बन पाएगा तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये कितने दिन तक टिक पाएगा। क्योंकि अभी तक जो भी सफल फ्रंट बने हैं, जैसे आप यूपीए 1 और यूपीए 2 कह लीजिए, चाहे एनडीए 1 और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे कह लीजिए, उसमें एक पार्टी के पास करीब 100+ सीटें थी, और उसका जो ओवरऑल प्रेजेंस था, नेशनल प्रेजेंस, वो ठीक ठाक प्रेजेंस था, और बाकी क्षेत्रीय पार्टियां अपने नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से उनसे ग्रेविटेट होती थी और उसी हिसाब से कैबिनेट में उनको सीटें मिलती थी। आज की डेट में कांग्रेस की हालत 50 सीट वैसी ही है जो बाकी रीजनल पार्टियों से थोड़ा बेहतर है। तो कोई कांग्रेस को नेचुरल लीडर मानने को तैयार नहीं, और बिना एक नेचुरल लीडर के आप एक मजबूत फ्रंट बना ही नहीं सकते। हमने तमाम फ्रंट्स को बनते और बिगड़ते देखे हैं। वो मतलब वो एक हवा में तीर है कि हम मिल जाएंगे, बात कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। भाई ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया, हम राहुल गांधी के साथ नहीं। बात सही है। अरविंद जनता पार्टी को 283 सीट्स मिली थी, वीपी सिंह को 100 से ज्यादा सीट्स मिली थी, और यूनाइटेड फ्रंट को भी 100 से ज्यादा सीट मिली थी। 100+ था, ट्रिपल डिजिट था, उसके संभव ही नहीं है। ज्योति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति जी, सबसे पहला सवाल आपसे, इस तरह का कोई फ्रंट वायबल भी है या नहीं? मतलब आप बताइए, 55 सीट पे कैसा फ्रंट बनेगा? आप देखें, जैसे एनालिस्ट साहब लोग अपनी अपनी बातें बोले, परिवारवाद का नाम लिया, अपॉर्चुनिज्म का नाम लिया, और आइडियोलॉजी की भी बात की। आज देश जिस परिस्थिति में गुजर रही है, वहां लड़ाई जिन संभावनाओं की और जो एनालिसिस अपना ये कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल अलग है ना। लोग यहाँ सवाल कर रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें जनता की आवाज को उठाने नहीं दिया जा रहा है। आज लोग बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी 42, युवाओं की बेरोजगारी 42% है, और वो महंगाई की बात कर रहे हैं कि 6.56 रूरल में है और शहरों में 10% है। बात विषय अलग है। और जब हमारा
पूरा लोकतंत्र खतरे में है, तो कोई भी प्रधानमंत्री बनने के लिए और ये बनने के लिए ये गठबंधन नहीं है। ये नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर सकते हैं। आज भी प्रधानमंत्री कार्तिकेय जी, आज भी प्रधानमंत्री जब वो बात कर रहे थे, राजस्थान की बात कर रहे थे और गहलोत जी से के भी बात किया उन्होंने। आज बताइए कितने सर्व की बात है कि आज वो एक बात करते हैं कि 2014 के उन्होंने रेल मंत्रालय के बारे में बात किया, तो क्या 2014 के पहले रामविलास भी भ्रष्टाचार में थे? सारे लोगों को, चाहे मधु दंडवते हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे काफी लोग हैं, मतलब लाल बहादुर शास्त्री हो, हमारे जगजीवन राम हो, सारे लोगों को उन्होंने एक ही शब्द में उन्होंने कह दिया। दूसरी बात उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बात किया राजद के बारे में कि चूंकि नौकरी के बदले में उन्होंने जमीन लिखाया, तो उन्होंने झांसा देकर यह काम किया। तो क्या नरेंद्र मोदी ने झांसा नहीं दिया? 2 करोड़ युवाओं की क्या बात उन्होंने नहीं की थी? क्या ये बोलकर उन्होंने वोट नहीं दिया? तो देखिए, अब फिर ये परिवारवाद की भी बात करते हैं। आप एंटोनी के बेटे को ले लेते हैं तो परिवारवाद नहीं है, आपके वसुंधरा राजे के बेटे हैं तो वो परिवारवाद नहीं है, राजनाथ सिंह के बेटे हैं राजनीति में एमएलए एमपी है, वो परिवारवाद नहीं है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा कार्तिकेय जी। देश अभी अघोषित इमरजेंसी से गुजर रही है और कोई भी, और प्रधानमंत्री की जहां तक लीडर मानने की बात है, आप भी जानते हैं कार्तिकेय जी, यू आर ए वेरी सीजन पॉलिटिशियन, पत्रकार हूं, ज्योति जी, मैं पत्रकार हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिशियन। No, you are a very seasoned journalist, and I know you for ages, 2 decades. और आप देखें, आप राहुल गांधी को देखें, अगर उनको प्रधानमंत्री बनना होता, आप बताएं 2004 से 14 में कौन रोक रहा था उनको? लेकिन यहाँ पर लड़ाई सब लोग लोकतंत्र को बचाने में लगा हुआ है। मेरा सवाल लोकतंत्र था, ज्योति जी, ठीक है, लोकतंत्र खतरे में, ये आपके विचार है। मेरा सवाल था, क्या कांग्रेस पार्टी या क्या नीतीश कुमार जी एक थर्ड फ्रंट को बना सकते हैं? थर्ड फ्रंट क्या है? पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है, मिराज है, क्या है? मैं आपके पास आऊँगा पंकज जी, उससे पहले अनुपम जी के पास भी आना है, लेकिन मैं पहले जेडीयू प्रवक्ता के पास और बीजेपी प्रवक्ताओं से पहले रिएक्शन में ले लूँ। अनुप्रिया जी, आपकी पार्टी के पास सिंगल डिजिट में सीट्स हैं लोकसभा में? कितनी हैं अभी? 16 सीट्स हैं, 16 सीट्स हैं आपके पास, डबल डिजिट में सीट्स हैं। नीतीश जी दिल्ली आके कॉमन फ्रंट बना रहे हैं, लेकिन इस कॉमन फ्रंट में न ममता बनर्जी जिनके पास 20+ हैं, न इसमें चंद्रशेखर राव हैं, न जगन मोहन रेड्डी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, न इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं क्या बोलते हैं नवीन बाबू, जो सबसे सीनियर और रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं। तो जो बड़े स्टेट सत्रप्स हैं वो तो कहीं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, और बीच बीच में अखिलेश यादव भी नाराज़ हो जाते हैं, वो भी अपना एक प्रैक्टिकल डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। तो फिर ये कैसा ऑपोजिशन है? इसमें तो 40% ऑपोजिशन गायब है अनुप्रिया जी। कार्तिकेय जी, मैं आपकी चर्चा को बहुत गंभीरता से सुन रही थी। बहुत सारे सीनियर लोगों ने अपने अपने बातों को रखा, और आपने जो पूछा कि सवाल कि क्या अन्य दल इसमें शामिल नहीं और कैसे इसको विपक्षी एकता की बात, शायद आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत ध्यान से सुनते और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को या राहुल गांधी जी को आप सुनते, तो उन्होंने एक बात कही कि आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस था कि जहां पे हम सभी बैठ करके एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, और हमारी प्रयास है कि जितने से जितने विपक्षी गैर भाजपा दल है उनको हम इकट्ठा करने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि आप जिस संदर्भ में मुझसे पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा 2 से 3 दिन और मुझे लगता है कुछ समय रुकने की जरूरत है, और जैसे जैसे अलग अलग विपक्षी दलों से बैठक होगी, उनसे मुलाकात होंगी, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि थोड़ा धैर्य रखें, इतने नंबर्स में आपके ज्यादा संख्या में लोग होंगे कि शायद आप कल्पना भी नहीं कर पाइएगा, और जिन नामों को आप दोहरा रहे हैं, जिन पार्टियों के बारे में कह रहे हैं, सभी एक सुर में कि जिस तरह के केंद्रीय शासित राज्य सरकार जो है चला रही है, देश के लोकतंत्र पे खतरा है, जहां हम देखें कि सरकारी संस्था है, संवैधानिक सभी का दुरुपयोग है। आप ये कह रहे हैं कि मैं कह रही हूँ कि आपको भी बोलने का आपको खुला इजाजत नहीं है कि आप अपने हिसाब से देश के मेन एजेंडे पे आप बात करें, मुद्दे पे बात करें। आज देश में कभी मुद्दे पे किसी को बात करने की हिम्मत ही नहीं, मीडिया को स्वतंत्रता नहीं है। तो और आप देखेंगे जब सदन में बोलते हैं नेता, उनके माइक को ऑफ कर दिया जाता है,
प्रयास तो यह रहती है कि उनको मेन राजनीति से दूर कर दी जाए, सजा दी जाए। ऐसे-ऐसे मामले में जहाँ पे मुझे लगता है कि कई ऐसे उनके ही पार्टी के नेता शामिल हैं या हेट स्पीच उनके हैं, जिससे सद्भावना का खराब होती है। उन सभी किसी चीज़ों पर कार्रवाई नहीं होते हुए किसी एक चोर के बारे में कहकर कहा गया कि भाई नीरव मोदी ने पैसा लूट के चला गया। उस संदर्भ में पूरे मोदी टाइटल को जोड़ दिया गया और उनको मुख्य राजनीति से दूर किया गया। तो इस तरह की परिस्थिति सारे जितने भी विपक्षी पार्टियां वो देख रही हैं, समझ रही है कि ये खुले तौर से लोकतंत्र की हत्या है और दूसरी की कभी कहीं से भी यह सरकार जनहित की बात नहीं करती, क्योंकि जो 2014 का इलेक्शन था, आप सभी ने इलेक्शन को देखा, हमने भी देखा, वो चुनाव इसलिए था कि वहां जनता से वादा किया गया जी कि हम महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, हम रोजगार पे बात करेंगे, हम किसान की आय दुगनी कर देंगे।